प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं विवेकानंद एग्रीकल्चर के चैनल पर। आज विशेष रूप से मुलाकात हो रही हमारी आपकी पेपर के संदर्भ में। आईसीआर का जो पेपर 16, 17 और 22 सितंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन। पेपर का स्तर बहुत ही आसान, बहुत ही सामान्य, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट है, जेई है, उसकी तुलना में। तो पेपर के क्वेश्चंस के एनालिसिस कर लेते हैं और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रफ्तार में। देखिए जरा सर, तो पहला क्वेश्चन है जैसे इसका कि एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 3000 मीटर, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ओशियन। क्वेश्चन कह रहा है कि ओशियन है, ओशियन मीन्स समुद्र के तल की गहराई, यानी ओशियन 3000 मीटर गहरा। तो ये ओशियन का सरफेस लेवल मान लीजिए, ये इसमें फिल्ड मटेरियल यानी कि आप वाटर मान लीजिए, और इस वाटर की जो डेंसिटी है यानी पानी का जो घनत्व दिया गया है, वो घनत्व हमको अलग से हिंट किया गया, रो इज इक्वल टू 1000 kg मीटर क्यूब कह दे, वो kg प्रति मीटर क्यूब, या इसको 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब कह दे, एक ही बातचीत है, ठीक। और हमसे कह रहा है कि एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन 3000 मीटर है, तो इसका मतलब सरफेस से लेकर इसके बॉटम मोस्ट पार्ट की जो गहराई है वो 3000 इन टर्म्स ऑफ मीटर, राइट। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ओशियन इज, इसको यहाँ किसके बॉटम पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सपोज करो कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, और इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा किसी लिक्विड के कॉलम, ऐसे लिक्विड कॉलम जिसमें लिक्विड की डेंसिटी रो है, अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड जी रखा है, कॉलम के बॉटम से लेकर कॉलम के टॉप तक की जो हाइट है वो एच है बच्चों। तो उसके सरफेस पर, उसके बॉटम पर जो प्रेशर होगा उसका जनरल रिजल्ट होता है P इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई रो मल्टीप्लाई बाई जी, जहाँ एच कॉलम की हाइट है, रो अंदर फिल्ड मटेरियल की डेंसिटी और जी ग्रेविटी है। तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। किसके बॉटम पे प्रेशर फाइंड आउट करना, तो प्रेशर के फार्मूले के हिसाब से प्रेशर एट ए पॉइंट यानी ओशियन की, समुद्र की सतह से 3000 मीटर गहराई पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बॉटम पर हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर एट बॉटम पॉइंट ए इज इक्वल टू एच रो जी फार्मूले से चलेंगे। एच मतलब गहराई की वैल्यू 3000 in terms of meter multiply by रो की जगह डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गिवन एज 10⁻³ राइट, एंड टू ग्रेविटी की वैल्यू हमको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए 10 रख दिया, राइट। अब ध्यान से देखो तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 × 10⁻³ 3 × 4 और 4 × 3 = 7 10⁻7 इन टर्म्स ऑफ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। एक्चुअली जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने लिख दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। न्यूटन को इनके सिस्टम में kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की यूनिट, और अपॉन एरिया, मास एक्सेलरेशन मिल गया फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये बन गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका प्रेशर एट बॉटम पॉइंट एट 3000 मीटर डेप्थ इन अ वाटर कॉलम ऑफ डेंसिटी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज 3 × 10⁻7 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन गिवन है, तो ये आपका ऑप्शन संख्या सेकंड करेक्ट है, 3 × 10⁻7 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी एलसीआर सर्किट में, एसी आपके जो टॉपिक है उसका सवाल अल्टरनेटिंग करंट का, कह रहा है किसी एलसीआर सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक एसी सोर्स से कनेक्शन किया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी की जगह हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड उस एसी की आ रही है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज 100 मिली हेनरी। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, जो इंडक्टर कॉइल है उसका जो वैल्यू है इट इज गिवन एज L इज इक्वल टू 100 इन टर्म्स ऑफ मिली हेनरी। इसको बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट में अगर तोड़ें, एमके सिस्टम में तोड़ें या एसआई सिस्टम में तोड़ें, तो इसका एक जनरल वैल्यू आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ हेनरी, राइट। हमसे कह रहा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बताइए, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो आपको याद होगा एलसीआर सर्किट में एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की परिस्थिति में आपको याद होगा कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और वोल्टेज इक्वल होते मीन्स जब ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, दोनों के बीच एक ऑसिलेशन सेट हो जाता है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर दोनों एक दूसरे को चार्ज डिस्चार्ज करने लगते हैं। तो उस कंडीशन पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, उस फ्रीक्वेंसी का जनरल रिजल्ट आपको बच्चों याद होगा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/2π एंड विद इन रूट L मल्टीप्लाई बाई C। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालोगे तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50, देख लीजिए, इज इक्वल टू 1/2π रूट के अंदर
रूट के अंदर L का मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब इंडक्टेंस कहीं दिया हो क्या बेटा, यस 100 इन टर्म्स ऑफ, अच्छा एक बात और 100 इन 10⁻³ का मतलब क्या 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हुआ, -3 में से 2 निकाल दोगे तो -1 बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी C, राइट। अब एक काम कर दें, स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, देखो स्क्वायर करोगे तो मेरे हिसाब से बच्चों 50 का स्क्वायर बन जाएगा 50 × 50 मीन्स 2500 इज इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और रूट हटेगा तो नीचे नंबर बन जाएगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई C। अब एक काम बहुत धैर्य से करना है कि आपको C कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इसे उठा करके ऊपर न्यूमरेटर में ले आइए, इसे उठा के डिनोमिनेटर में ले आइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट बनता है। तो देखो जरा बच्चों, तो C बराबर C इज इक्वल टू ये सब नीचे ले जाओ तो बन जाएगा 1/2500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, और ध्यान सुनना, ध्यान से देखो 10⁻⁻1 है और पाई स्क्वायर को कहा गया 10⁻1 यानी 10⁻+1 ले लो, तो आई थिंक 10⁻⁻1 10⁻+1 10⁻0 एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 और ये पावर से एलिमिनेट हो गई, C ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, 4 अपनी जगह बैठा है, तो इज इक्वल टू अब 2500 का 10 गुना आई मीन 10,000 मीन्स 10⁻⁴, सोचे हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁴ बनाकर, ये आंसर जो आएगा ये फैरड में आएगा। अब ऑप्शन पे नजर रखना, ऑप्शन पे नजर रखो, सारे ऑप्शन माइक्रोफैरड में, तो माइक्रोफैरड का जुगाड़ ये है कि आप नीचे कृपया 10⁻² बढ़ा दें और जो नीचे करें वैल्यू अनअफेक्टेड रहे वही ऊपर कर दीजिए, तो 10⁻⁴ और 2 मिलाकर के 10⁻⁶ बन जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो माइक्रो के टर्म्स में आंसर आएगा। तो बच्चों 10⁻² का मतलब हो गया 100 और 10⁻, ध्यान से देखो 6 ऊपर आएगा 10⁻⁻6 बन जाएगा जो कि माइक्रोफैरड कहलाएगा। सो 100 इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफैरड, आई थिंक ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट, ये देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। सो LCR सर्किट का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दी 2 पाई की वैल्यू, एक वैल्यू इंडक्टर और कैपेसिटेंस में से दी गई थी और कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यू दी गई थी, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था, कैलकुलेशन किया, लेफ्ट राइट किया, बाकी सब मैथमेटिकल पार्ट आपके सामने है। इनफैक्ट शॉर्ट आउट करने के लिए मैं पाई स्क्वायर की मैथमेटिकल वैल्यू हिंट करी गई थी कि उसे 10 की तरह इस्तेमाल कर लें, आंसर आपके सामने 100 माइक्रोफैरड। डन, नेक्स्ट चलिए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 बहुत ही आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेमीकंडक्टर टॉपिक से रिलेटेड, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना हो तो इसमें, हालांकि ड्रोपिंग लिख गया है, ये डोपिंग टर्म है, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में डोपिंग एलिमेंट की तरह किसे इस्तेमाल किया जाए। आपको पता होगा बच्चों कि मटेरियल्स की 3 कैटेगरी हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर की स्टडी नहीं की जाती क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, करंट का फ्लो ही नहीं होता। तो जो सेमीकंडक्टर हैं और कंडक्टर है, कंडक्टर की कैटेगरी अलग से की जाती है और सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसको फिजिकल कंडीशंस बदल के, डोपिंग करके, बाहर से इंप्योरिटी मिला के उसको कंडक्टर से बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सकती है। तो सेमीकंडक्टर के तौर पर अगर हमें एन टाइप बनाना है तो बच्चों याद करो, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है कि सपोज करो हमारे पास सिलिकॉन का लैटिस है, सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर का लैटिस है, तो लैटिस का मतलब हो गया एक ऐसा नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन एटम जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी का है। ध्यान से देखिए तो इन सब के बीच में जो ये लाइन से बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है और बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। मैं आपसे ऐसा भी कह सकता हूँ बच्चों कि ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली और आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है। रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो यहाँ इसकी वैकेंसी बन जाएगी और ये जो वैकेंसी होगी, ये वैकेंसी यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगी जो कि होल की तरह काम करेगा। तो सब बेसिक सी बातें हैं और ये बेसिक सी बातें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस का काम करते हैं, लेकिन ये बातचीत प्योर सेमीकंडक्टर की थी। अब अगर आप इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए या तो होल बढ़ा दीजिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का काम वो करेगा जो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के, अर्थात वैलेंसी 1 2 3 4 के अलावा 5वां इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, तो उस टाइप के कंडक्टर को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर की लैटिस या ऐसा सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, होल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ानी है तो 4 से ज़्यादा वैलेंसी वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं कौन 4 से ज़्यादा वैलेंसी वाला है। बोरॉन आपके 3rd ग्रुप का है, ये नहीं पॉसिबल। फास्फोरस आपका, फास्फोरस 15, तो मेरे हिसाब से इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको छोटी सी स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता हूँ कि सपोज करो मैं यहाँ फास्फोरस का इस्तेमाल करूँ। अगर मैं यहाँ फास्फोरस का इस्तेमाल करूँ तो फास्फोरस की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ये और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरीके से यहाँ अवेलेबल रहेगा।
इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान से देखो तो होल की संख्या में ज़्यादा हो गई। तो डोपिंग करने में अगर फास्फोरस की डोपिंग करोगे सिलिकॉन के लैटिस में तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या में बढ़ जाएगी और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। एल्युमिनियम फिर ये ट्राइवेलेंट है, बोरॉन ट्राइवेलेंट है, गैलियम ट्राइवेलेंट है, तो ये सब पी टाइप में काम आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे पी टाइप में आ जाएंगे बेटा। बाकी ये वाला किस में आएगा, ये एन टाइप में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जाइए बेटा। और देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार सवाल, ये मोशन से रिलेटेड है। इसमें पोजीशन की इक्वेशन दी गई है, तो आइए सॉल्व करते हैं मिलजुल कर। कह रहा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय मैथमेटिकल इक्वेशन x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। कह रहा कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाले आपके बच्चों वाई एक्सिस। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगा तो एक्स वेरिएबल होगा, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू चेक करने के लिए टी की अलग अलग वैल्यू डालो। अब गेस करो, टी बदलेगा तो ये एक्सप्रेशन बदलेगा, ये एक्सप्रेशन बदलेगा तो एक्स बदलेगा। राइट, अब अगर एक्स बदलेगा मतलब पार्टिकल का टाइम बदलने के साथ साथ पोजीशन बदलना, इसका मतलब पार्टिकल रुका नहीं, टाइम बदलना, पोजीशन बदली, मतलब पार्टिकल मोशन में। ठीक है, और अगर पार्टिकल मोशन में है तो कौन सी बड़ी बात है भाई, हमसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो याद करो बच्चों, अगर आपने रिजल्ट देखे हैं तो वेलोसिटी का रिजल्ट होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी इज गिवन बाय v बराबर d बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और एक्स का एक्सप्रेशन क्या दिया है, a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। सो वेलोसिटी इज गिवन बाई v बराबर a का डिफरेंशिएशन कितना 0 प्लस b कैसा नंबर कांस्टेंट। बच्चों t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर बना दो कोफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाई 1, तो पावर 2 बगल में आ जाएगी। t की पावर 2 में 1 कम करोगे तो t की पावर 1 बनेगी। तो वेलोसिटी v बराबर बेटा 2 टाइम्स ऑफ b मल्टीप्लाई बाई डी टी, सर b मल्टीप्लाई बाई टी। तो वेलोसिटी का बड़ा सुंदर सा टर्म निकल करके आपके सामने आ गया, v बराबर 2bt। अब ध्यान से देखो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। तो हमसे कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट विद दिस एक्सप्रेशन। कांस्टेंट a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है। हमसे कह रहा है t सेकंड में, तो वेलोसिटी या t बराबर 3 बतानी है। तो वेलोसिटी का बच्चों ध्यान से देखो तो सारे वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू आ गया। अब इसमें केवल वैल्यू प्लॉट करनी है, तो आइए प्लॉट कर लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ कहीं पहुँचा होगा। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v बराबर 2 तो 2 रहेगा बच्चों, वेलोसिटी v बराबर 2 तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई b कैसा नंबर कांस्टेंट, b की वैल्यू शायद दी गई, v बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई t की जगह टाइम, टाइम की जगह वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेलोसिटी पता करनी, दैट इज गिवन एज 3। सो आई थिंक 2 दूनी 4, 4 3 12, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, देख लीजिए 12 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन संख्या फर्स्ट इज करेक्ट। तो मोशन का सवाल जिसमें पोजीशन देकर के आपसे किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछी गई। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। आगे चलते हैं और देखिए जरा क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 बहुत ही अच्छा सवाल, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो ग्रेविटेशन किस क्वेश्चन उनसे क्या कह रहा है, फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ सन इन अ स्टेबल ऑर्बिट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा कि केपलर साहब का कहना था कि सन के सराउंडिंग में, सन के सोलर सिस्टम के हिसाब से सन की सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग है, ऑर्बिटिंग का मतलब जो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, उन सबका पाथ सन की सराउंडिंग में इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल पाथ है, ऐसा पाथ है, और सन उनके फोकस पर है। एक और बात सीखनी है कि सन से और इस प्लैनेट तक की जो सेपरेशन है, सपोज करो हम इसको सन की जो मास है, सन के मास को हम अगर ms कह दें और जो प्लैनेट का मास है बच्चों उसे हम mp कह दें, और दोनों के बीच की सेपरेशन बच्चों अगर r रख लें, तो इन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन है, और पोजीशन से जो एनर्जी डिफाइन होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन होता है माइनस ऑफ g फर्स्ट बॉडी मास, मास ऑफ सन, सेकंड बॉडी मास, मास ऑफ प्लैनेट, अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन। ये देख लीजिए, फर्स्ट बॉडी मास, सेकंड बॉडी मास, बीच की सेपरेशन। काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वी की जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी रखो तो आती जी एम प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर आ जाएगा, इनफैक्ट एक कैंसिल हो जाएगा। या इसको एक्सप्रेशन को फिर से लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आएगा के ई बराबर ये आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम, और वेलोसिटी किसके बारे में बात कर रहा है,
प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। तो प्लैनेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसका या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी में प्लैनेट की बात है तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय रूट ऑफ जी इनटू रूट ऑफ जी इनटू मास ऑफ सेंट्रल बॉडी सन अपॉन आर, राइट। अब इसका स्क्वायर करो तो मास ऑफ प्लैनेट को एमपी लिख लो, और वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो इस जगह पर नंबर लिखा जा सकता है जी इंटू एम एस अपॉन आर। अब इतना बड़ा प्रक्रम करने का मतलब क्या है? रटी रटाई चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, आपको केवल एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, माइनस जी फर्स्ट मास सेकंड मास अपॉन सेपरेशन, और काइनेटिक एनर्जी में जिस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है उसके मास का कंट्रीब्यूशन है और उसकी वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है। सब कुछ ध्यान से कंपेयर करके देखो, ये एक्सप्रेशन लगभग एक जैसे हैं, जी जी एम एस एम पी नीचे आर आर, राइट। बस खाली ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म का ये टर्म आधा है, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू की आधी है मैग्नीट्यूड के मामले। सो काइनेटिक एनर्जी पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब सवाल ये है कि एक में एक्सप्रेशन माइनस है दूसरे में प्लस है, यानी ये इसके साथ माइनस टाइम्स रिलेटेड है। सो ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन संख्या 4 इज करेक्ट। डन बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अच्छे से कंपेयर कर लो। डन। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। देखिए जरा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज, ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है? 72 टाइम, लेकिन कितनी देर में? पर मिनट। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बताइए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, हर एक सेकंड में किए गए। तो हमको डेटा क्या कह रहा है कि 72 बार धड़का दिल 1 मिनट में, यानी इन 60 सेकंड 72 बार 1 मिनट में। सो इन 1 मिनट हार्ट बीट 72 टाइम्स। सो इन 60 सेकंड, सेम डेटा 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। इन 60 सेकंड हार्ट बीट्स 72 टाइम्स। सो इन 1 सेकंड इट विल बीट 72 बाई 60। एलिमिनेट करो, 0 खत्म, डेसिमल आएगा, 6 से काटो, आई थिंक 1.2 टाइम हार्ट बीट करेगा पर सेकंड। और पर सेकंड होने वाली प्रोसेस को, पर सेकंड रिपीट होने वाले प्रोसेस को, पर सेकंड रिपीट होने वाले वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी 1.2 टाइम्स पर सेकंड, या 1.2 पर सेकंड, या 1.2 इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। सो ऑप्शन संख्या 2 इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही सिंपल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कह रहा है मीटर ब्रिज वायर इज यूज्ड ऑफ कंस्टेंटन और मैग्नेट। कंस्टेंटन और मैग्नेट के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इन वायर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये सारे एलॉय हैं। जैसे नाइक्रोम की बात करें अगर, तो नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम एंड आई थिंक मैग्नीज, इन तीनों का एलॉय कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इन तीनों मटेरियल से मिलके जो वायर बनेगा, उस वायर में सबसे अच्छी बड़ी बात है, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इनका जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, जो टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को बढ़ाता है। ये कॉफिशिएंट इनका बहुत पुअर होता है। क्योंकि लेबोरेटरी की एक्सपेरिमेंट है, और सपोज करो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, आपकी रेजिस्टेंस की सर्टेन वैल्यू आ गई, आपने उस एक्सपेरिमेंट को 1 घंटे बाद कंडक्ट किया, तब तक इंस्ट्रूमेंट आपका रनिंग रहा, चलता रहा, राइट। तो देर तक अगर इंस्ट्रूमेंट रन करेगा तो उसमें टाइम के साथ साथ, या ऐसा कह सकते हो एक रिलेशन है, आपको अगर याद हो, H = I/R²RT। अगर करंट आती रही टाइम तक किसी रेजिस्टेंस ऑफ वायर में, तो हीट जनरेशन होगा, टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदल जाएगी। तो हमें ऐसे वायर्स का इस्तेमाल करना है, इनका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जो है रेजिस्टेंस का थर्मल कॉफिशिएंट कमज़ोर हो। तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ये तो गलत बात है। रेजिस्टिविटी लो होती है, ये भी गलत बात है। इनएप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इनका नेग्लिजिबल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सकता। आई थिंक ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट, राइट। लेबोरेटरी के जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, जितने उसमें कंडक्टिंग वायर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उनका मेन मोटो यही होता है कि उनमें वायर ऐसा इस्तेमाल करो ताकि देर तक इस्तेमाल करने पर, वायर की हीटिंग होने पर भी, पहली बात तो हीट हो ना, कम से कम हीट हो, और दूसरी बात अगर हीट भी हो तो उसमें टेम्परेचर में, उसमें रेजिस्टेंस में कोई खास वेरिएशन ना आए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट
अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कंसीडर द टाइटली बाउंड 200 टन्स कॉइल। एक कॉइल है, इसमें 200 टन्स है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें करंट 1 एम्पियर। सारा इंपॉर्टेंट देखना, देखा। और क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप बताइए उसके सेंटर पर अगर कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू ऐसी दी गई है। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि सपोज करो हमारे पास एक कोई कॉइल है और ये कॉइल का सेंटर, ये सेंटर, इस कॉइल की रेडियस सपोज करो बच्चों r, और इसमें करंट आ रहा, करंट का अमाउंट आई, और करंट कैरिंग वायर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होगा? क्रॉस के फॉर्म में, अंदर की तरफ। और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो सेंटर पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट B बराबर μ0/4π I/r, और सेंटर पर सर्कल द्वारा बना गया एंगल, या सर्कल ने जितना एंगल सबटेंड किया दैट इज 2π इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, राइट। अब वैल्यू छाटते हैं, तो वैल्यू के हिसाब से ध्यान से देखना बच्चा। अच्छा एक और बात, ये तो एक टर्न का है, ये तो एक टर्न का इफेक्ट है। अगर ऐसे n टर्न हुए तो इसको मल्टीप्लाई बाई n भी कर देंगे। ये n टर्न से बनी हुई कॉइल का रिजल्ट हो गया, राइट। देखिए वैल्यू रखना B बराबर μ0, ध्यान से देखो तो μ0/4π, तो μ0 इस 4π को नीचे लाओ तो यहाँ से μ0/4π का जो रिजल्ट आएगा दैट इज 10⁻⁻7। कट कॉपी पेस्ट, इसकी जगह पर कट कॉपी पेस्ट, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई आई बोले तो करंट 1 एम्पियर, आर रेडियस याद रखना, सब कुछ इनके सिस्टम में 10 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 10 और सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो, बन गया मीटर। मल्टीप्लाई में बाहर डब्बे क्या लिखा है? 2π तो रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ टन्स की जगह कितने टन है? 200 टन्स की कॉइल है, सो मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक बच्चों, चलो आगे चलते हैं। जुगाड़ देखिए, 10⁻⁻1 या 10⁻0 कैंसिल। अब ध्यान से देखो तो 2 2 जा 4π, सो इट इज 4π इंटू, ये बन जाएगा बेटा 4π इंटू 10⁻⁻7, और ये ध्यान से देखो -2 ऊपर आएगा तो मेरे हिसाब से +2 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और ये भी 0 हटा दो, +1 पावर और ऐड कर लो, तो 7 पावर में से 3 पावर ऐड करोगे तो 10⁻⁻4 बच जाएगा बेटा। और जो भी आंसर है टेस्ला में, आई थिंक देखो कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए। 2 2 जा 4π और 10⁻⁻1 और -1 और एक और पावर -1 यहाँ से, 2 पावर यहाँ से चली गई और एक 0 वहाँ से हटा, तो ठीक बात है, ठीक है। सो 4π × 10⁻⁻4, आई थिंक ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। सेकंड वाला ये ऑप्शन देख लीजिए, राइट। इतनी बात डन बेटा। चलो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 नंबर देखिए, बड़ा ही शानदार सवाल, बेहद शानदार सवाल, डॉपलर साहब के इफेक्ट का। अच्छा, डॉपलर साहब का इफेक्ट वैसे फ्रीक्वेंसी या एपरेंट फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में था। तो सपोज करो ये लाइन अब सोर्स है, ऑब्जर्वर है, या हमारे पास कोई सोर्स है ना, जिससे साउंड वेव निकलने की जिनकी फ्रीक्वेंसी f है, और यहाँ आपका कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, राइट। अब जरा देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर मींस ऑब्जर्वर स्टेशनरी रेस्ट है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0। साउंड सोर्स मूव कर रहा है vs वेलोसिटी से, टुवर्ड्स मूव कर रहा है मतलब ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देख लीजिए। एंड इमिटिंग द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी μ0, और ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है साउंड की, जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू μ0 है। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, इसको जो सुनाई दे रहा है उसका नाम म्यू रख दिया जाए, राइट। तो इन सबके बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या है वो फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा बेटा कि डॉपलर साहब के हिसाब से फार्मूला था एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी डब्बे के अंदर v ± VO अपॉन v ± VS। ऑब्जर्वर का इफेक्ट न्यूमरेटर पर आता है और सोर्स का इफेक्ट डिनोमिनेटर पर आता है। जो डेटा आपको पता आप केवल वैल्यू रखते चलिए। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम म्यू है तो म्यू रख दीजिए, μ0 उसकी रियल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स ने इमिट करी है, म्यू रख दीजिए, μ0 रख दीजिए। साउंड वेलोसिटी की वैल्यू आई थिंक कुछ हिंट करिए, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो v की जगह वेलोसिटी v इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जर्वर कैसा है, स्टेशनरी है, 0 इस्तेमाल कर लीजिए, अपॉन नीचे क्या आएगा v, प्लस माइनस लगा रहने दीजिए, अभी किसी एक को हटाते हैं, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सोर्स की वेलोसिटी, तो सोर्स की वेलोसिटी के नाम पर वी एस इस्तेमाल कर लीजिए। अब मेन कन्फ्यूजन आता है
कि प्लस माइनस साइन कन्वेंशन में किस साइन का इस्तेमाल करें। ध्यान से देखिए, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी म्यू बड़ा हो जाएगा। तो म्यू बढ़ने के लिए यहाँ एक छोटा नंबर, अगर ये इंक्रीज कराना है तो ये नंबर छोटा होना चाहिए। छोटा तभी होगा जब माइनस साइन सस्टेन कर जाए। तो हम इस जगह पर दोनों की तुलना में हम इस्तेमाल करेंगे v माइनस ऑफ वी एस। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टी चूँकि हमको म्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरे हिसाब से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। और ध्यान से देखो तो इस v को यहाँ से हटाया गया है। तो आप चाहें तो सारे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पर नजर रखना। v को हटाएगा तो v को आप उठा के डिनोमिनेटर फेंक दो। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा है बेटा, v बराबर म्यू नॉट एपरेंट फ्रीक्वेंसी, सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी इमिट हुई और डब्बे के अंदर पैक करना, यह आ जाएगा 1 अपॉन, ध्यान से देखिए म्यू को नीचे फेंको तो म्यू बाई म्यू से म्यू कैंसिल होगा, 1 आएगा प्लस का सॉरी ये माइनस लगा हुआ, माइनस का वीएस और अपॉन में आ जाएगा v। देख लीजिए, आई थिंक कोई ना कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए। ऐसा है बेटा। तो देखो बच्चों, है ना, तो अगर हमसे सपोज करो अगर जैसे, हालांकि इसके ऑप्शन मुझे सिमिलर लग रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो बेटा। तो कहने का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे मन में फोकस रहना चाहिए कि हमने किस चीज़ को क्या कंसिडर किया। तो ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो इन केस ऑप्शन में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करी है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और ये वी टर्म आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड का है, राइट। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। हालांकि टाइपिंग में गलती से दोनों म्यू एक जैसे देखिए इस्तेमाल हो गए, ना समझ गए ना। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा मिल जाएगा, कोई और तो नहीं। मेरे हिसाब से उन्होंने अगर म्यू पूछा होगा, ये म्यू पूछा है, तो इसे उठा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको डिवीजन में दो, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो ये क्वेश्चन करेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, वो पेपर अगर अपडेट होगा तो लास्ट में इसको हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। या नेक्स्ट सेट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो करेक्शन होगा विद करेक्शन देख लेंगे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, 10 नंबर सवाल, फिर अच्छा सवाल। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर charge density lambda at a radial distance r from the wire where epsilon naught is the permittivity of the free space। आपको याद होगा कि जो हमारे पास जो कह सकते हो कि चार्ज के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज का सपोज करो जो उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आप उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और सपोज करो ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट मीन्स इसकी डेफिनेट टर्मिनल्स ना हो, जो ऊपर भी इन्फिनिटी तक गया और नीचे भी इन्फिनिटी, उस पर अगर Q चार्ज अवेलेबल है पर यूनिट लेंथ, तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं Q अवेलेबल है पर यूनिट लेंथ, तो Q बाई एल इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस लैम्डा चार्ज डेंसिटी से किसी सर्टेन डिस्टेंस r या रेडियल टर्म इस्तेमाल किया, रेडियल डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, एंड दैट इज गिवन बाई E इज इक्वल टू, बेटा याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। अब यहाँ डब्बे में आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये टर्म्स होते हैं। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 में थीटा 1 इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऊपर की तरफ वायु द्वारा बनाया गया एंगल है, और जो थीटा 2 आएगा नीचे वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से दूसरे लोअर एंड का एंगल है। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो ऊपर भी 90 नीचे भी 90, तो ये 90 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन 90 साइन 90 साइन 91 साइन 91 1 + 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन देखो कैसा मैच कर रहा है कोई ऑप्शन पहला जो है उसमें 2 पर 2 मिसिंग है। एक काम कर सकते हैं, इन्होंने शायद 2 कट किया है तो हम भी 2 उड़ा देते हैं। ये देखिए रिजल्ट बड़ा सुंदर बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये लास्ट वाला ऑप्शन, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहाँ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, r रेडियल डिस्टेंस है, राइट। कोई डाउट तो नहीं। और देखिए इसका ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, the limit of resolution of telescope with objective diameter 244 centimeter will be। ध्यान देखिए,
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो जनरल रिजल्ट है, आई थिंक दैट इज 1 पॉइंट, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जनरल रिजल्ट है, ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहाँ 1.22 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है और डी डायमीटर ऑफ लेंस है। तो आइए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22, लैम्डा की जगह क्या रखा जाए बेटा, वेवलेंथ कितनी इस्तेमाल करी है 6000 इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को तोड़ सकते हो 10 की पावर -10 में, अपॉन डी की जगह डायमीटर इस्तेमाल करो, डायमीटर दी गई 244 सेंटीमीटर, सो इट्स 244 और सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। डन, कटा पीटी करिए, 122 से 200 बार कटेगा, 122 200 टाइम्स, 122 दूनी 244, डबल जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, माइनस की 2 पावर, 2 की प्लस पावर, प्लस की 2 पावर, 10 की, भाई 0 0 कैंसिल, 10 की प्लस 2 पावर कैंसिल, 10 की -2 पावर कैंसिल, नीचे 2 बचा, 2 से लौड़ा चौड़ा सकते हो, ये बन जाएगा 3 × 10 टू पावर, या 3 बार, इसको ले सकते हो 3 × 10 टू द पावर ऑफ, ये 3 पावर 1 2 3 और माइनस का 10 पावर, तो माइनस का 7, ठीक। और चूंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंगुलर क्वांटिटी, इसलिए इसका जो यूनिट आएगा बेटा वो रेडियन में, सो 3 × 10 टू पावर ऑफ -7 इन टर्म्स ऑफ रेडियन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। चेक कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 देखा जाए। आइए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंगल बिटवीन फोर्स इन वेक्टर फॉर्म और डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म इज। अच्छा, एंगल पता करने का तरीका क्या, सपोज करो बच्चों हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमारी ए है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बच्चों हमारे पास बी है, तो ए वेक्टर क्वांटिटी और बी वेक्टर क्वांटिटी, दो के बीच एंगल पता करने का तरीका है कि 2 वेक्टर क्वांटिटी का आप डॉट कर दे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा जो कि एंगल की इंफॉर्मेशन लिए बैठा है इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब डॉट करने का तरीका क्या है, डॉट करने का तरीका ये है कि हम दोनों वेक्टर को जब डॉट करेंगे तो याद करिए, डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आई का मल्टीप्लिकेशन यूजफुल बचता है, जे का के का। सिमिलर टाइप ऑफ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिससिमिलर का 0 होता है। जैसे आपको याद दिला दें कि आई डॉट आई का जो रिजल्ट है 1, जे डॉट जे का रिजल्ट 1, के डॉट के का 1, लेकिन आई का डिससिमिलर यानी जैसे आई का के साथ डॉट 0 आएगा। तो जब इन फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ वेक्टर की तरह इस्तेमाल करोगे तो आपको याद दिला दें कि फोर्स और वेक्टर को रखोगे तो आएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डॉट करो आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 6 दूनी 12, कॉस ऑफ थीटा बराबर 6 2 12 12 प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 6 12, जे का जे के साथ डॉट 1 अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड्स। तो याद करिए 6, जैसे इस वेक्टर टर्म्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, तो मैग्नीट्यूड का तरीका अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40, रूट के अंदर 40 बचेगा। ये तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पहले का मैग्नीट्यूड 40 अभी रूट के अंदर। सिमिलरली दूसरे का मैग्नीट्यूड भी ध्यान से देखो तो 40 36 36 4 40, और ध्यान से देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में रूट में 2 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी फ्रेश हो जाएगी 12 12 24 अपॉन 40 40 रूट करके मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट कैंसिल या रूट 40 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल 40 बच जाएगा। 4 से काटोगे 4 6 24, 4 से काटोगे 10 बार, तो 0.6 इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज गिवन बाय 0.6, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6, कॉस इनवर्स 0.6 है कोई ऑप्शन, कॉस इनवर्स 0.6, आई थिंक 4 ऑफ ऑप्शंस इज करेक्ट। डन। तो ये 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की मदद से 2 वेक्टर के बीच का एंगल इन थीटा निकालने का तरीका, आई थिंक डन। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13 बेहद ही शानदार, अजीज और टेस्टी सवाल। कह रहा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब जैसे सपोज करो कोई स्ट्रेन का एग्जांपल ले तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन,
तो इन जनरल स्ट्रेन के टर्म्स में अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ऊपर लेंथ की डायमेंशन रखो L, नीचे L से L कैंसिल, L की पावर 0। अब L की पावर 0 मतलब बाकी सब वैसे भी 0, तो M0 L0 T0। सो आई थिंक ऑप्शन संख्या सेकंड डिस्कस जिसमें सब जितने भी मास लेंथ और टाइम है सब 0 0 0 डायमेंशंस के साथ है, राइट। सो ऑप्शन संख्या सेकंड डिस्कस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14। आइए 14 की बात करते हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो करंट I1 एंड I2 आर रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखो तो यहाँ करंट कितनी है, ये करंट कितनी 8 एम्पियर, उसके दो पार्ट्स हो गए I1 और I2। अब एक तरफ 5 ओम रेजिस्टेंस है, एक तरफ 15। तो पहले रेजिस्टेंस देखो, इसके हिसाब से डिवीजन करो, क्योंकि करंट बहुत सेलेक्टिव नेचर की होती है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में होता है। मतलब आपको याद होगा अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिजल्ट है तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V बराबर IR, तो I बराबर बेटा कितना आ जाएगा V अपॉन R, यानी करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होगी। तो आप चाहो तो 5 1 के 5 और 5 3 15, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट विल टेक प्लेस, यानी 8 एम्पियर की करंट है वो दूसरे उल्टे हिसाब से बटेगी। किस हिसाब से बटेगी, इस वाली ब्रांच में 3 के हिसाब से, इस वाली ब्रांच में 1 के हिसाब से। अब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है कि आपको कभी भी कोई क्वांटिटी रेशियो में डिवाइड करनी है तो रेशियो में डिवाइड करने का सरल तरीका क्या है, सरल तरीका ये है कि आप रेशियो का सम कर लें, इसे डिवाइड कर दें। तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 के 3 रेशियो 1 का मतलब 4 टुकड़े, तो 8 को 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय इधर भी कर दो और वही 8 को 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय इधर कर दो। मतलब 8 के पहले की 3 1 4 टुकड़े, इनमें से हर एक टुकड़ा कितना बना 2 एम्पियर, तो 3 दूनी 6 एम्पियर इधर जाएगी और 2 एम्पियर इधर चली जाएगी, राइट। तो I1 और I2 की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, करंट्स की वैल्यू I1 और I2 की वैल्यू। तो इस ब्रांच में बेटा करंट 1, इस ब्रांच में करंट कह सकते हो 3 रेशियो में आएगी, इस ब्रांच में 1 रेशियो में आएगी। तो इधर रेजिस्टेंस जहाँ कह सकते हो कि 5 ओम था उसमें करंट का वैल्यू 6 एम्पियर, और जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ कम करंट आएगी 2 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू I1 एंड I2 आर 6, 2 एम्पियर। है कोई ऑप्शन, ये मिला 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये वाला, राइट। चेक करें, बहुत सिंपल सवाल, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा सिंपल सवाल। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर यार किरचॉफ भी लग गया है, 8 एम्पियर आई, इधर गई 6, इधर गई 2, 6 2 8, फिर यहाँ से 2 आई, ये 6 आई, 2 6 8, ये वापस आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, 15 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 मास है 4 kg, 2 kg एंड 4 kg। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस है, ठीक भाई रखे रहें। तो कह रहा है इनके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ध्यान से देखो, इस डायग्राम को हम रिफॉर्म कर लेते हैं बेटा। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन पर एक मास रखा है 4 kg, सो 4 kg, राइट। फिर सेंटर पर रखा है 2 kg, 2 kg, और लास्ट में फिर इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है 4 kg, फिर रखा हुआ 4 kg। अब सेपरेशन देखो, यहां से यहां तक की सेपरेशन कितनी 1 मीटर, यहां कितनी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, राइट। अब देखो ध्यान से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0,0, ये बेटा 1 मीटर 0, 1 1 2 मीटर 0, राइट। हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हमको तो दिखाई दे रहा है क्या, एक्चुअली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 मीटर इधर 4 किलो, 1 मीटर इधर 4 किलो, तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं बीचों बीच रहेगा। जनरल गेस कर लो, अरे भाई हम डंबल बना ले, इधर 4 किलो इधर 4 किलो, बीच में 2 किलो, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्री के सेंटर पर, तो मुझको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, इसमें इधर 4 बीचों बीच 2, तो यही सेंटर ऑफ मास आएगा। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम चाहें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक फार्मूला है हमारे पास, हम उसको लगा सकते हैं, और फार्मूला कहलाता है बेटा XCM इज इक्वल टू, याद करो, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना बेटा 4, x1 0, M2 2, x2 0, सॉरी x2 1 प्लस M3 4,
x3 2 अपॉन सम ऑफ मासेस कितना 4 4 8 2 10 दैट इज इक्वल टू, देखो ये पार्ट तो बेकार हो गया, 2 1 के 2 4 दूनी 8 8 2 10 10 बाई 10 10 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 आ गया। अब देखो मासेस एक्स एक्सिस पर रखे, सेंटर ऑफ मास भी एक्स पर होगा। वाई कोऑर्डिनेट सबका कितना 0 0 0, तो वाई कोऑर्डिनेट वैसे भी कितना रहेगा 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 0। सो 1 0 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए हमने जनरल गेस भी कर लिया था इस चीज का, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 kg, वो फायर कर दी गई, ठीक भाई। उसकी रफ्तार कितनी है 400। कह रहा है सॉफ्ट प्लाईवुड जिसका थिकनेस 4 सेंटीमीटर है, उससे वो 25% इनिशियल एनर्जी के हिसाब से निकली। मतलब बुलेट इमर्ज विद 25% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। स्पीड ऑफ बुलेट कितनी होगी, बहुत ही आसान सवाल। ये देखिए, ये कोई आपका सॉफ्ट प्लाईवुड जो कि 4 सेंटीमीटर मोटा है, इसमें कोई बुलेट इमर्ज करा दी जाए। ऐसी बुलेट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो रफ्तार है सॉरी, वो 400 मीटर पर सेकंड है। और जब वो निकली तो जिस काइनेटिक एनर्जी से एंट्री किया था उसके 25%, बुलेट इमर्ज विद 25% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक से एंट्री की थी उसके 25% के हिसाब से निकली। मतलब काइनेटिक एनर्जी का 25 कितना हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, आराम से कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी अब इसके पास है वो इनिशियल का 1/4, सो ke/4 से निकली। अब जरा लॉजिक समझो, काइनेटिक का फार्मूला एंट्री करते वक्त क्या रखा होगा, तो काइनेटिक का एंट्री करते वक्त फार्मूला होगा हाफ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर, राइट। निकलते वक्त क्या होगा, काइनेटिक फाइनल कह लो उसको, अरे इसको काइनेटिक फाइनल कह लो, के फाइनल बराबर। इन क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 बची, हमारे हिसाब से कितनी बची, हाफ। मास तो वही होगा, बुलेट तो वही है, मास के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर। आइए दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, अननोन क्वांटिटी जो फर्जी वाली वो हट जाएंगी, राइट। वो देखिएगा क्या होगा, हटने वाली क्वांटिटी में आपका आ जाएगा काइनेटिक इनिशियल अपॉन काइनेटिक फाइनल इज इक्वल टू, इनिशियल काइनेटिक कितनी थी बेटा के, और फाइनल कितनी है ke/4, के अपॉन ke/4। एक और काम कर लो बेटा, एक और काम कर लो। इनिशियल काइनेटिक का फार्मूला क्या था, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, इसको छोटे छोटे लिख दे रहे हैं, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। देख लीजिए इतना, बहुत सारे क्वांटिटी है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं बेटा जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो जरा क्या क्या कटेगा, इसे हाफ से हाफ, एम से एम और के से के कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब देखो अल्टीमेट रिजल्ट क्या बचेगा, 4/1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा बेटा, वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन वी फाइनल स्क्वायर, राइट। अब देखो वैल्यूज प्लेस कर, तो अरे चाहो तो स्क्वायर हटा सकते हो यार, चाहो तो स्क्वायर हटा सकते हो। देखो जरा क्या बचा, क्या बचा, वी इनिशियल बाई वी फाइनल का होल स्क्वायर लिख दें, ऐसे इस पूरे टर्म का इसे होल स्क्वायर लिख दिया जाए, इस पूरे टर्म का स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये बचेगा वी इनिशियल, ये बचेगा बेटा वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल दैट इज इक्वल टू, वी इनिशियल बाई वी फाइनल दैट इज इक्वल टू 2/1। लास्ट पार्ट वी इनिशियल इज गिवन 400, वी फाइनल पता करनी है, तो बेटा मेरे पास आ गया 400 अपॉन वी फाइनल बराबर 2/1, 2 से काटो ये 200, तो वी फाइनल बराबर 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी फाइनल बराबर 200 मीटर पर सेकेंड, ये रहा, राइट। कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 17, फिर एक सर्किट का सवाल। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट दिया, इसमें वैल्यू ऑफ आई पता करनी है। वैल्यू ऑफ आई मतलब करंट पता करनी है। सर्किट देखो, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज के नाम पर बच्चों कितना है, वोल्टेज के नाम पर V इज गिवन एज आई थिंक 2 वोल्ट। अब किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस 3 ही मेन फीचर्स होते हैं। स्टडी करने का तरीका क्या है कि आप वोल्टेज आपको गिवन है, आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट देखोगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 और प्लस 1/6।
तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 6 और 3 का इक्वलेंट कितना आएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 1 6, ऊपर 3 नीचे 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, सो 1/2। सो r इक्वलेंट बराबर 2/1, 2/1। सो ये आंसर कितना आ गया बच्चों 2/1, 2/1 मीन्स 2। तो 3 और 6 का इक्वलेंट 2। अब इस 2 के साथ ये वाला कैसा है, तो इस 2 के साथ ये वाला कैसा है सीरीज में, तो 2 4 6, और ध्यान से देखो तो इस 6 के साथ ये वाला 2 ओम भी सीरीज में है, तो 2 4 6, 6 2 8, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R इज इक्वल टू 8 ओम। ये इतनी बातें हमने आपको इन शॉर्ट हिंट कर दी। ठीक, अब हमारे पास किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखो बेटा, वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन है, सॉरी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई हैं उनके हिसाब से रेजिस्टेंस कितना है बेटा 8 ओम, 8 इन टर्म्स ऑफ ओम। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से V बराबर हम लगाने जा रहे हैं IR, ओम साहब का नियम, वोल्टेज के नाम पर 2, करंट का पता नहीं, रेजिस्टेंस के नाम पर 8, 2 1 के 2, 2 चौको 8, सो करंट I बराबर 1/4 इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, राइट। 1/4 का मतलब 0.25। सो आई थिंक करंट I जो कि सर्किट का मेन करंट जो सेल से इमर्ज हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो सर्किट में रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, जो सर्किट में सोर्स वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से जो करंट का वैल्यू आया है वो 0.25। सो आई थिंक ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट, 1/4 एम्पियर, राइट। नेक्स्ट और देखिए, advanced sunrise at the place of surface of earth is due to, राइट। अब देखिए बड़ा सिंपल सा नेचुरल फिनोमेना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एडवांस सनराइज एंड लेट सनसेट। तो ध्यान से देखो तो ये अर्थ और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, अब ध्यान से देखो तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर मीन्स वैक्यूम, ये थोड़ा डेंस है। अब अगर इमेजिन करो यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो इस ऑब्जर्वर को अपने लेवल की चीज़ें दिखाई देंगी, हॉरिजॉन तक की चीज़ें दिखाई देंगी, ये हॉरिजॉन क्षितिज है जिसको कहते हैं। और इमेजिन करो कि सन इस लेवल से नीचे चला गया है, सनसेट हो चुका है या सनराइज होने वाला है, मतलब सन ऊपर आने वाला है, जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, अभी दिखा नहीं। तो होता क्या, सन से आने वाली रे अगर किसी सरफेस के पॉइंट पर स्ट्राइक करी, अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं साफ कर दूं कि सपोज करो बेटा कि सन से आने वाली हॉरिजॉन के लेवल से जो नीचे से रेज आ रही, सन से आने वाली रे किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। अभी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के हिसाब से ये हो गया नॉर्मल। जब कोई लाइट रे, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं पूरी बात है, फिर से सिरे से देखिए जरा। अर्थ के बाहर का एटमॉस्फेयर, राइट, और ये एटमॉस्फेयर की कवरिंग, ये हॉरिजॉन, और यहाँ कोई ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, सन यहाँ है, मीन्स सन या तो राइज होने वाला है और या सनसेट हो चुका है। सन से आने वाली रे अभी ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचे लेकिन किसी डेंस मीडियम में आई, या ऐसा कह सकते हो कि वैक्यूम से एयर मीडियम में आ रही, तो वैक्यूम रेयर है, एयर उसके कंपैरिजन में डेंस है। अब ये हमने खींची नॉर्मल, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा वहाँ खींचेंगे नॉर्मल, और सर्कल के लिए ये नॉर्मल का काम करेगी, ये जो रेडियस है, राइट। तो नॉर्मल पर जो लाइट रे इंसिडेंट होगी वो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, मीडियम चेंज करने के बाद टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब सीधी जाने की बजाय इंस्टीड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो जाएगी। डायग्राम में थोड़ा सा कर्वेचर आ गया है, अब बेंड हो जाएगी तो ऑब्जर्वर जो है हमारा, उसको एक्सपेक्टेड सन की पोजीशन यहाँ कहीं दिखाई देगी, उसे सन यहाँ कहीं दिखाई देगा। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो एक्चुअल सन नीचे है, इस ऑब्जर्वर के लिए जो एक्चुअल सन नीचे है, हॉरिजॉन से नीचे है, हॉरिजॉन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो एडवांस सनराइज एज वेल एज लेट सनसेट, ये दोनों ही रिफ्रैक्शन, केवल और केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल, सवाल संख्या 18 के बाद सवाल संख्या 19। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील
1200 आरपीएम से बढ़ाकर 2400 आरपीएम कर दी गई विद इन 10 सेकेंड। अब आंसर अगर आरपीएम में होता चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। इनिशियल आरपीएम्स कितने बेटा, ओमेगा नॉट दैट इज गिवन एज 1200 आरपीएम। और देखो ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो आपको याद होगा आरपीएम से ओमेगा कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, तरीका था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आरपीएम अपॉन 60। इससे आंसर आपका जो है रेडियन पर सेकेंड के टर्म्स में आ जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आरपीएम की जगह बेटा कितना 1200 अपॉन कितना 60 से कट करो 20 टाइम्स, 6 2 जा 0 से 0 कैंसिल, राइट, और 22 जा 40 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। चेक कर लीजिए एक बार, 0 से गड़बड़ हो गया बेटा, 200 आएगा क्या, 0 से 200 आएगा, टू 2 पाई इंटू आरपीएम की जगह बेटा 1200 अपॉन टाइम के नाम पर 60 सेकेंड्स। डन। अब देखिए ध्यान से, 0 कैंसिल, 6 से काटो, 6 2 जा 0, डन। सो 22 जा 45, बिल्कुल सही आ रहा था भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, कोई बात नहीं, इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। अब लॉजिक समझना ध्यान से, 1200 आरपीएम के लिए आ रहा 40, तो यहाँ 2400 रखोगे, 2400 तो क्या 4 बार कटेगा, तो यहाँ 40 का दोगुना, यानी 1200 का दोगुना करोगे 2400, तो 40 का दोगुना हो जाएगा 80 पाई रेडियन आरपीएम। तो इनिशियल वैल्यू है। अब तो फाइनल कितनी हो जाएगी, आरपीएम 1200 के करस्पॉन्डिंग 40 पाई, तो 2400 के करस्पॉन्डिंग दुगना यानी 80 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड। अब मेरी बात समझो, इनिशियल है फाइनल है, इनिशियल और फाइनल है। अब जरा समझो इस बात को, इनिशियल वैल्यू दी गई है, तो आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई टी। एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए या एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशंस के लिए फार्मूला है, ओमेगा मीन्स फाइनल ओमेगा दैट इज गिवन एज 80 पाई बराबर इनिशियल ओमेगा कितना है 40 पाई, प्लस की जगह प्लस, अल्फा की जगह पता करना है, और टाइम कितना दिया है, ये कितनी देर में हुआ है, 1200 से 440 को 2400 कितना हुआ, ये 10 सेकंड में, 10 सेकंड। इधर शिफ्ट करोगे तो 80 में से 40 पाई बचेगा 40 पाई अपॉन कितना 10 बराबर कितना अल्फा 0 से 0, अल्फा बराबर 4 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देन ऑप्शन संख्या 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है किसी में, ये है पहला वाला ऑप्शन। डन। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन संख्या 20, देखिए जरा, बेहद ही आसान सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ रिजिड डायटोमिक। देखो 3-4 इन्फॉर्मेशन दे दी। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वो सीवी की बात कर रहा है। सीवी का जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F/2 मल्टीप्लाई बाई R। ये एक मोल्स के लिए अगर मोल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो वैल्यू बढ़ा देंगे। F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से है, R का मतलब गैस कॉन्स्टेंट से है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल सकता है, वाई के लॉन्ग चल सकता है, जेड के लॉन्ग चल सकता है। साथ ही साथ वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रोटेशन भी कर सकता है। तो ट्रांसलेशन, हालांकि सब में रोटेशन काउंट नहीं होता है, तो ट्रांसलेशन की 3 डिग्री, एक्स में चलना, वाई में चलना, जेड में चलना, और रोटेशन होगा इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। केवल वो रोटेशन नहीं काउंट होगा जिस एक्सिस के अबाउट पड़ा है। तो 3 डिग्री ट्रांसलेशन की, 2 डिग्री रोटेशन की, 5 डिग्री, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन में 2। So molar specific heat capacity at constant volume means CV की वैल्यू है by 2R, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेटोमिक के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई R by 2। So ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब हो गया कि ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वायर की वाइंडिंग करी गई है, इसको किसी करंट सोर्स से जोड़ा गया होगा, अंदर अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन एनर्जी स्टोर का फार्मूला इन जनरल नहीं दिया जाता, हमें हिंट दिया जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को, जिसे हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन एज हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, राइट। तो ये जो टर्म है u बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने लिखा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
इज इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वही सेम टर्म बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, राइट। अब एनर्जी अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 नॉट में जो वॉल्यूम है वो इस सोलेनाइड का जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों, वो अगर ए मान लें, इसका लेंथ एल कंसीडर कर लें, तो इसका वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम ऐसे भी होता है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ, राइट। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख लो, तो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम की जगह बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, तो एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर इंटू ए एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। है कोई ऑप्शन ऐसा, बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन ये नहीं है, यहाँ 2 मिसिंग है, यहाँ स्क्वायर मिसिंग है, बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू नॉट, ये रहा ऑप्शन संख्या 3। डन। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया, एल लेंथ और 2 म्यू नॉट एज ए कांस्टेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का तीसरा पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग एट अ हाइट h above the surface of earth is given by mass m। ठीक, चलो अब सुनो, अर्थ का मास m, देखिए जरा, अर्थ की सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस यानी अर्थ की रेडियस r, और सरफेस के ऊपर h हाइट पर एक कोई सैटेलाइट है ये, इसका मास m, अर्थ का मास कैपिटल M, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज RE प्लस H। डन। हमसे कह रहा है कि आप मुझे बताइए टोटल एनर्जी बताइए। तो इस ये जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ऑर्बिटिंग का मतलब ये अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का जो एनर्जी अमाउंट है, एनर्जी दो चीज़ों से मिलकर बनी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म्स में। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अभी आपको याद होगा, इसी वीडियो में शुरुआती क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है माइनस ऑफ जी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जैट लाइक अर्थ, मास ऑफ सेकंड बॉडी लाइक सैटेलाइट, अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन RE प्लस H या R प्लस H, प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज हाफ ऑफ m, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इनटू v स्क्वायर। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल रिजल्ट है बच्चों, आपको याद होगा किसी प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ सेंट्रल बॉडी अपॉन रेडियस मींस r। तो उसके पास पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास मोशन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह रूट, इस रूट वाले टर्म का स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा बेटा gm बाई कैपिटल R। अब ध्यान से देखो, ये सारे टर्म कलर्स अलग अलग है लेकिन समझना बहुत ध्यान से। R प्लस H जिस हिसाब से सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल, बस खाली ये माइनस का 1 टाइम है और प्लस का हाफ टाइम है। तो माइनस के 1 में प्लस का हाफ निकल जाएगा तो क्या माइनस का हाफ बचेगा, सो माइनस हाफ GM M अपॉन R प्लस H, दैट्स इट। डन। सो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, ये सही था, काइनेटिक पूछता है, ये सही था, टोटल पूछ रहा है, टोटल एनर्जी अमाउंट पूछ रहा है सैटेलाइट का, तो माइनस ऑफ GM अपॉन 2R प्लस H। है कोई ऑप्शन, माइनस G, ये लिखा पहला वाला, माइनस GM अपॉन 2R प्लस H। डन। सो 22 का ऑप्शन संख्या फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब समझिए इस बात को, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हार्मोनिक फंक्शन से बने हैं, लाइक साइन फंक्शन हार्मोनिक मोशन है, कॉस फंक्शन हार्मोनिक मोशन है, सम ऑफ साइन फंक्शन कॉस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ साइन फंक्शन कॉस फंक्शन, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये सब SHM है। कौन SHM नहीं है, ये वाला SHM नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। साथ ही साथ SHM की एक और शर्त होती है कि d2i अपॉन dt स्क्वायर, यानी जो फंक्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट का उसका टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी ऐसा भी कह सकते हो एस सोल्यूशन बराबर, इसको उधर फेंक दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर इस शर्त को सेटिस्फाई कर दे तो भी SHM माना जाएगा। बस समझ गया ना। और या तो ऐसे आ सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शन मोस्टली हार्मोनिक फंक्शन से बना होगा, हार्मोनिक फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक नहीं। सो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन, सो दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। डन। 23rd का फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन आ जाए बेटा, क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 95 से 85
क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन है जो 95 से 85 कूल हो जाता है 2 मिनट में। आपको याद होगा ये न्यूटन साहब के लॉ ऑफ कूलिंग से बना था। इसका जनरल रिजल्ट था डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर वो θ1 प्लस θ2 बाई 2 और सराउंडिंग टेम्परेचर θ0। डन। इसमें वैल्यू रखो। तो पहली बार में कहाँ से कहाँ कूल हुआ देखना जरा, शर्त देखते चलना, शर्त देखते चलना बेटा। पहली बार कहाँ से कहाँ, 95 से 85, 95 माइनस 85, 95 से 85, कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम में, कितनी देर में, 2 मिनट में, बराबर कांस्टेंट टाइम। डब्बे के अंदर दोनों का एवरेज 95 85 का एवरेज। ध्यान से देखो तो 5 इसको तो 90 90 1 80 आधा 90 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री, तो 20 डिग्री रख दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 10 10 बाई 2 बराबर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, और 90 20 का डिफरेंस 70। 0 से 0 खत्म, तो के बराबर कितना आ गया बेटा, इसको नीचे फेंक दो, के बराबर 1/7 दूनी 14। राइट। एक और पार्ट देखो बेटा इसी का। अब कह रहा भैया 55 से 45 में कितना समय लगेगा, तो सेम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे बेटा। सो 55 55 से 45 अपॉन टाइम इंटरवल मान लीजिए t इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू अब तो पता है 1/14 देख लीजिए। और डब्बे के अंदर एवरेज टेम्परेचर 45 से 55 का एवरेज कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 100, 100 का एवरेज 50 और सराउंडिंग टेम्परेचर 20। धन बेटा केवल एक क्वांटिटी अननोन है। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का अपॉन टी बराबर ऊपर डिफरेंस देखो कितने का, 50 और 20 का डिफरेंस 30 अपॉन कितना बेटा 14। 0 से 0 टी को ऊपर ले जाओ, टी बराबर टी इज इक्वल टू 14 ऊपर 3 नीचे, सो आंसर 14/3। व्हाट इज 14/3, 14 का 1/3, तो 14 को 3 से करो, 3 चौको 12 और 3 छंग 18, आई थिंक 4.6 के आसपास है। अब इसको चूंकि सेकंड्स में कन्वर्ट करना और भी आसान, कभी तो मामला मिनट में चल रहा भाई, उन्होंने मिनट की इन्फॉर्मेशन दी थी, जो के है वो पर मिनट के हिसाब से आया होगा। आपको आंसर सारे सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड के लिए काम कर लो, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काटोगे बच्चों तो आई थिंक 3 से 20 बार कटेगा, 14 दूनी 28 280 सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। डन। तो न्यूटन साहब की कूलिंग लॉ से रेट जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले का 2 कंडीशन 95 से 85 2 मिनट 20 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग टेम्परेचर, फिर इसी फार्मूले का इस्तेमाल 55 से 45, आपको कांस्टेंट वगैरह मिल जाएगा, टाइम पता करना है, एवरेज टेम्परेचर सराउंडिंग का पता है। डन। सो 24 का आपके हिसाब से ये सेकंड पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये बेटा आपकी जो EM वेव है उसके अगर सीरीज़ आपने याद करी है, दिमाग में रखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है EMW, उस EMW की सीरीज़ में सबसे पहले गामा, गामा के बाद एक्सरे, फिर UV, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो और लास्ट में रेडियो। डन। लास्ट में रेडियो। इधर से इधर जाते वक्त जब आप धीरे धीरे इधर प्रोपगेट करेंगे तो इधर से इधर जाते वक्त वेवलेंथ का जो ऑर्डर है यानी लैम्डा लगातार इंक्रीज करता जाता है। इनमें से एक लैम्डा आपको याद रखना है, एक लैम्डा याद रखना, विजिबल रेंज का लैम्डा आपको याद रखना। कहाँ से कहाँ, 4000 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से लगभग, बुक्स अलग अलग कहती है 7800, कोई 8000 कहता है, इसमें 7000 के हिसाब से किया तो हम कह सकते हैं 7000 या 7800 780 नैनोमीटर के आसपास। तो ध्यान से देखो, आगे जाओगे लैम्डा बढ़ेगा, पीछे आओगे लैम्डा घटेगा, तो जो यूवी का लैम्डा वो 4000 से छोटा होगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें 4000 तक लिमिट दी गई हो, 4000 तक। देखो 1 mm से 400 nm, 1 से 400 nm, ये आपकी यूवी का है। 400 के बाद फिर विजिबल शुरू हो जाएगा। तो वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज 1 से लेके 400। डन। सो इस तरह से बच्चों 25 सवालों की सीरीज लगभग 50% पेपर खत्म। अगले वीडियो में फिर से अवेलेबल होगा सोल्यूशन के साथ। पढ़ते रही, मेहनत करते रही। पेपर का स्तर बहुत सामान्य है, केवल आपकी जनरल नॉलेज टेस्टिंग है कि आपने चीज़ों को सुपरफिशियली टच किया है नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ केवल फार्मूले टच करते जाओ, सामान्य प्रश्नों का अभ्यास करते चलें, सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, तो अच्छे स्तर के पेपर लास्ट ईयर के कुछ लगा लें, है ना। बाकी फोकस करिए कि आप कम से कम एक निश्चित रेंज में पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले 25 सवालों के साथ फिर अगले वीडियो में।